नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और हम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एमसीक्यूज करा रहे हैं, जिसमें हम लेबर लॉ के टॉप 300 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जिसमें आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है और इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 1 में टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 3 लेक्चर के दौरान हम लेबर लॉ के टॉप 300 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये 300 एमसीक्यू पूरे कर लिए तो इसके बाद में आपका कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं जिससे आप लेबर लॉ आपने ना पढ़ा हो। तो इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट लेबर लॉ भी पूरा कर लिया है और साथ ही साथ में हम अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेबर लॉ यानी श्रम कानून के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। मात्र 349 रुपये में कोर्स है। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे SIV150 तो आपको यह कोर्स मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट टेस्ट, आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही साथ में आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने बहुत अच्छे रिवीजन नोट्स भी यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग रिवीजन नोट्स भी डाउनलोड करके प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं। तो आप सिर्फ 150 कूपन कोड यूज करिए और ये 449 वाला कोर्स जो है आपको मात्र 299 रुपये में मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी एग्जाम वेब ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप ईपीएफओ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रथम श्रम सम्मेलन की, यानी जो पहला श्रम सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1919 को पहला श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है। आप लोगों को याद होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है 1919 में। 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। बहुत ही डिटेल से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी बताया था, काफी चीजें बताई थी, कैसे कैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया था और किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो भी नियमावली है वो किस प्रकार से बनाई गई थी, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, अगर हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसमें घोषणा पत्र आया था। वो कब आया था, 1944 में। 1944 के डिक्लेरेशन को या घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र कहा जाता है। फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये कब आया था, 1944 में फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र आता है। इसके बाद में क्या होता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आता है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 19 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना होती है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की। और साथ ही साथ में अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है। मतलब जब इसकी स्थापना होती है तब इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है, कौन, भारत। और साथ ही साथ में भारत 1922 से क्या हो गया था, 1922 से स्थायी सदस्य बन गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सदस्य कब बना था भारत, 1922 से। 1927 ईस्वी में पहली बार दिल्ली में इसका क्या खोला गया था, ऑफिस खोला गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत के अंदर इसका ऑफिस खोला गया था दिल्ली में। इसके बाद देखिए और क्या होता है, इसमें देखिए इसका जो पहला श्रम सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाता है, 29 अक्टूबर 1919 को इसका पहला श्रम सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारण श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से कारण जो हैं वो श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो श्रम कानून है यानी जो लेबर लॉ है
उसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला कारण हो सकता है श्रम संघ का विस्तार। यदि जो यूनियन है उसका अगर विस्तार किया जाएगा तो वो क्या होगा, कानूनों को प्रभावित करेगा, क्योंकि कानून के हिसाब से श्रम संघ जितना बताया गया है अगर उतना ही रखा जाता है तब तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा विस्तार किया जाता है तो सबकी अलग अलग डिमांड होंगी, सबकी अलग अलग बातें होंगी, सभी की अलग अलग प्रॉब्लम होंगी, तो वो सभी क्या है नियोक्ता के सामने रखेंगे। और जब नियोक्ता के सामने वो सभी प्रॉब्लम रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो चीज स्ट्राइक में परिवर्तित होगी, लॉकआउट में परिवर्तित होगी। और जब ये चीजें नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं श्रम न्यायालय के पास में ये मुद्दे पहुंचेंगे। जब ये मुद्दे श्रम न्यायालय के पास में पहुंचेंगे तो श्रम कानून के हिसाब से अगर कार्य नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, श्रम कानून को प्रभावित करने वाले कारक बन जाएंगे। तो श्रम संघ का विस्तार ये तो प्रभावित करता है। कम मजदूरी भुगतान, अगर मजदूरों को कम भुगतान दिया जा रहा है तो इससे क्या है, ये श्रम कानून को प्रभावित करेगा, क्योंकि श्रम कानून जो बताता है कि न्यूनतम मजदूरी देनी ही चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी है एक, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से बताया जाता है कि कोई भी वर्कर है उसको जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए एक न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य है। अत्यधिक अवधि, तो जो अत्यधिक अवधि है ये भी श्रम कानूनों को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं, तो कौन नहीं प्रभावित करता, पहला पॉइंट दिया गया है उत्पादन में वृद्धि। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो ये कहीं किसी प्रकार से श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया उत्पादन में वृद्धि, ना कि देखिए उत्पादन में वृद्धि भी कहीं ना कहीं श्रम कानूनों को प्रभावित करता है, लेकिन इनडायरेक्टली करता है, अप्रत्यक्ष तरीके से करता है। डायरेक्टली या प्रत्यक्ष तरीके से श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करता है उत्पादन में वृद्धि। अब देखिए किस प्रकार से, अगर मान लीजिए यहाँ पर अत्यधिक अवधि की बात कराई करी गई है। अत्यधिक अवधि यहाँ पर वेतन से लेकर हो सकती है कि वेतन को लेकर अत्यधिक अवधि क्या बताई गई कि अगर 1 तारीख को मंथ हो रहा है तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सैलरी दी जानी चाहिए। जहां कम मजदूर है, जहां पर ज्यादा मजदूर है तो वहां 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सैलरी दी जानी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 10 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं और मिनिमम 7 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। मतलब 7 दिन तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, और चाहे तो सैलरी तुरंत हो जा मिल जानी चाहिए जिस दिन महीना हो रहा है। अब सैलरी दी कैसे जानी चाहिए, लीगल टेंडर मनी में दी जानी चाहिए या फिर बैंक ट्रांसफर के द्वारा दी जानी चाहिए अगर वर्कर कह रहा है, अगर एम्प्लॉय कह रहा है तो, वरना उसे लीगल टेंडर मनी में कैश में सैलरी दी जानी चाहिए। अत्यधिक अवधि तो ये हो गया, ये क्या है, अगर इसका मतलब फायदा नहीं मिलेगा तो क्या है, श्रम कानूनों को प्रभावित करेगा। श्रम संघ का विस्तार भी श्रम कानूनों को प्रभावित करता है। कम मजदूरी भुगतान भी श्रम कानूनों को प्रभावित करता है। तो ये जो तीनों है ना वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हैं। किस पर डाल रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, लेबर लॉ पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि है ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालेगा। इसमें दो रीजन बन सकते हैं। पहला रीजन बन सकता है उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि की वजह से इनकम ज्यादा हो रही है कंपनी को। अगर कंपनी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करता है, जो कि मैंने प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी बताया था, अगर कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करता है तो क्या है, ये श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करता है तब ये जाकर श्रम कानूनों को प्रभावित करेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि उत्पादन में वृद्धि जो है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तरीके से श्रम कानूनों को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं करती तो है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर बन रहा है वो यही बन रहा है, श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करने वाले कारक कौन सा है, उत्पादन में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत हैं। मूल सिद्धांत की बात की गई है, तो देखिए मूल सिद्धांत श्रम कानूनों के कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। तो हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर वो दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो आप लोगों को याद रखना होगा, इससे पहली वाली क्लास जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, यूट्यूब के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिएगा लेबर लॉ का, जो मैंने पहले 100 क्वेश्चन कराए हैं। उसमें कई क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रिपीट होंगे, और मैं आपको टॉप 300 एमसीक्यूज कराऊंगा, और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, लगभग 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। तो देखिए श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, सामाजिक न्याय हो सकता है, सामाजिक समानता हो सकती है, सामाजिक सुरक्षा हो सकती है। तो ये जो सभी हैं ये सभी श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत हो सकते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत हो जाएंगे। अगर हम श्रम कानूनों के सिद्धांतों की बात करें तो श्रम कानूनों के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? एक तो आपने देख लिया सामाजिक न्याय, दूसरा देख लिया सामाजिक सुरक्षा, तीसरा देख लिया सामाजिक समानता, और कौन सा हो सकता है सिद्धांत? और हो सकता है अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता, अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता, एकात्मकता। और कौन सा हो सकता है? राष्ट्रीय अर्थनीति, राष्ट्रीय अर्थनीति। अर्थनीति का मतलब यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशन से है, नेशनल इकोनॉमी से है। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं समाज कल्याण आ जाता है, तो समाज कल्याण भी श्रम कानून का सिद्धांत ही है। बाकी सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तो हम पहले से ही देख चुके हैं। तो ये श्रम कानूनों के अन्य सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल्स हैं लेबर लॉ के, जो हमें याद करने होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कारखाना अधिनियम लागू हुआ था? कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद रखना होगा जो कारखाना अधिनियम आया था वो कब आया था? 1948 में आया था। अब यहाँ पर डेट दी गई है, एग्जैक्ट डेट दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1948 को कारखाना अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 12 सितंबर 1948 को आया था। इसके बाद में एक और था, जब बाल श्रम को कारखाना अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, तो वो कौन से कारखाना अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? वो समाप्त किया गया था 1883 के द्वारा। 1883 में भी कारखाना अधिनियम आया था। वो चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है, साथ में ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि ऑप्शन में पूछा क्या जा रहा है। एक कारखाना अधिनियम 1883 में भी तो आया था, जिसमें बाल श्रम को रोका गया था, मतलब बालकों को, बच्चों को श्रम करने से, मजदूरी करने से रोका गया था। तो एक कारखाना अधिनियम कब आता है? एक कारखाना अधिनियम आता है 1800, कारखाना अधिनियम 1883 में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी कारखाने के परिसर कब्जे में के लिए अधिष्ठाता, यानी जो ऑक्यूपायर है, जो कब्जा करने वाला है, उसको मुख्य निरीक्षक को सूचित करना होगा। कितने दिन पहले सूचित करना होगा मुख्य निरीक्षक को? 15 दिन पहले सूचित करना होगा, जिससे कि वो वहां पर सारी चीजें या सारी फॉर्मेलिटी देख सके, सभी चीजों को देख सके, किस प्रकार से काम हो रहा है, वहां का ऑडिट करवा सके। जो मैंने ऑडिट की क्लास ली थी वहां पर भी आपको ये चीजें बताई थी, तो वहां पर ऑडिट करवा सके कि कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है कंपनी, या फिर कितना लॉस हो रहा है, कितनी सैलरी दी जा रही है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, हर प्रकार का ऑडिट किया जा सके। तो इसीलिए अधिष्ठाता को, यानी ऑक्यूपायर को 15 दिन पहले सूचित करना होगा, जिससे कि वह सारी चीजों की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिष्ठता या फिर हम कह सकते हैं ऑक्यूपायर के सामान्य कर्तव्य क्या होने चाहिए? तो इसके सामान्य कर्तव्य क्या होने चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कारखाने में सुरक्षापूर्ण एवं स्वास्थ्य के लिए निरापद संयंत्रों एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था एवं अनुरक्षण करना, तो ये राइट आंसर हो सकता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है, वस्तुओं एवं पदार्थों के व्यवहार या फिर हैंडलिंग, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में कारखाने में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित रखने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों पॉइंट जो हैं वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 से 20 तक, कारखाना अधिनियम 1948, याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 1948 की बात हो रही है। इसकी धारा 11 से 20 तक, 11 से 20 तक स्वास्थ्य संबंधी किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जिसमें सफाई के बारे में बताया गया, संवातन यानी वेंटिलेशन और तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में बताया गया,
धूल और धुएं के बारे में बताया गया। तो ये सभी जो है वो किससे संबंधित हैं? वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों से संबंधी हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तब भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अच्छा वेंटिलेशन और टेम्परेचर नहीं होगा तब भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, धूल और धुएं में बरकर रहेंगे तब भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कारखाना अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष पश्चात कारखाने को पेंट और नवीनीकृत किया जाना चाहिए? मतलब कितने वर्ष के पश्चात नवीनीकृत, या फिर हम कह सकते हैं रीइनोवेशन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, या फिर हम कह सकते हैं 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद कारखाने में रंगाई पुताई या फिर उसका नवीनीकृत करना चाहिए, उसमें साफ सफाई करवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कारखाना अधिनियम 1949 की धारा 2, यहाँ पर 1948 कर लीजिए, क्योंकि 1948 में ही कारखाना अधिनियम आया था। कहीं ना कहीं 1949 में भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिलहाल में आप लोग यहाँ पर 1948 करिए। 1948 की धारा 2 के अनुसार वयस्क किसे कहा जाता है, यानी एडल्ट किसे कहा जाता है? तो एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वह क्या कहलाता है? वह वयस्क कहलाता है, वह यूथ कहलाता है, वह वयस्क एडल्ट कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। एक व्यक्ति जिसने 24 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो ये वयस्क नहीं है, बल्कि वयस्क तो हो चुका है। लेकिन जो इसमें बिल्कुल सटीक ऑप्शन होगा वही आप आंसर होगा। आंसर तो ये भी हो सकता है जिसने 24 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन अगर तब होगा जब ऑप्शन डी या फिर 18 वर्ष वाला ना दिया गया हो। एक व्यक्ति जिसकी आयु 19 वर्ष से कम हो, देखिए 19 वर्ष से कम है मतलब 18 वर्ष भी तो हो सकती है, 18 वर्ष 6 महीने भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन सही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया गया है 19 वर्ष से कितनी कम होनी चाहिए। हो सकता है 3 वर्ष भी कम हो सकती है, 5 वर्ष भी कम हो सकती है, या फिर 1 साल का बच्चा भी तो 19 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से 24 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब 18 वर्ष की आयु में तो क्या होता है, वयस्क हो जाता है। तो यहाँ पर 24 दिया गया क्राइटेरिया वो गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो 18 वर्ष से 21 वर्ष यानी 3 वर्ष का क्या होगा, 3 वर्ष के बीच में वो क्या कहलाएगा? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वयस्क की परिभाषा है धारा 2 के अनुसार वह ये कहती है एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, एडल्ट या वयस्क, वही कहलाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कारखानों का अनुमोदित लाइसेंस। तो कारखानों का अनुमोदित लाइसेंस है जो वो किस धारा के अंतर्गत बात की गई है? इसकी बात की गई धारा 6 के अंतर्गत, यानी ए का 3 के साथ मिलान करिए तो यहाँ से दो ऑप्शन तो पहले से ही कट जाएंगे, तो बचेगा कौन? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। चलिए एक और देख लेते हैं, पेयजल की सुविधा। पेयजल की सुविधा है वो किसके अंतर्गत आती है? धारा 18 के अंतर्गत आती है। भवनों का रख रखाव, भवनों का जो रख रखाव है वो धारा 35 के अंतर्गत आती है। आंखों का संरक्षण, आंखों का संरक्षण जो है वो धारा किसके अंतर्गत आती है? वो धारा 40A के अंतर्गत आती है। 40A के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर 4 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखाना अधिनियम की धारा 2G परिभाषित करती है। तो कारखाना अधिनियम की धारा जो 2G है, 2 सब क्लॉज जी, वो किसको परिभाषित करती है? वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को परिभाषित करती है, या फिर हम कह सकते हैं निर्माण प्रक्रिया को परिभाषित करती है। प्रत्येक कारखाने में जहां कर्मकार नियोजित हो वहां कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जहां कितने कर्मकार या फिर कितने एम्प्लॉय नियोजित हो वहां पर कैंटीन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जहां पर 250 से अधिक एम्प्लॉय नियोजित हो या कर्मकार हो वहां पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 250 कर्मचारी जहां पर हैं वहां पर कैंटीन होना अनिवार्य होगा।
किस अधिनियम के अनुसार? कारखाने में, कारखाना अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां पर भी 250 से ज्यादा कर्मचारी हो तो वहां पर कैंटीन व्यवस्था होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारखाना अधिनियम की धारा 89 में वर्णित नहीं है? तो कौन सा रोग जो है वो धारा 89 में वर्णित नहीं किया गया है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग जो है वो धारा 89 में वर्णित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम कानून के उद्देश्य हैं। तो श्रम कानून के उद्देश्य बताना है, ऑब्जेक्टिव बताने हैं। श्रमिकों को शोषण से बचाना, तो श्रम कानून का ये भी उद्देश्य है, श्रमिकों को शोषण से बचाया जाता है। औद्योगिक संबंध के मूल्यों को मजबूत करना, औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटने के लिए मशीनरी प्रदान करना। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है? तो ट्रेड यूनियन को परिभाषित करने वाला जो अधिनियम है वो कौन सा है? जैसा कि नाम है, किसको परिभाषित कर रहा है? ट्रेड यूनियन को, तो ट्रेड यूनियन से संबंधित अधिनियम होगा। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? यह जो समेकन अधिनियम है वो कब आया था? 1992 में आया था, जो कि ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है वो कब आया था? 1992 में आया था। समेकन अधिनियम, जिसमें मतलब समाहित किया गया था, सबको सम्मिलित कर लिया गया था। इसके बाद में इससे पहले भी एक अधिनियम और आया था जो कि 1926 में आया था। 1926 में 1926 में यह किससे संबंधित था? यह श्रम अधिनियम से संबंधित था, श्रम संघ अधिनियम से संबंधित था, श्रम संघ अधिनियम। तो यहाँ पर भी हम ये बात कह सकते हैं, इसमें भी ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया था, इसमें भी तो ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1992 वाला अधिनियम दिया गया है। तो जो ऑप्शन में दिया गया होगा उसी ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रेड यूनियन और श्रम संबंध समेकन अधिनियम यानी समाहित अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया था। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो परिचालन में कब आया था? 1926 के बारे में बात हो रही है। 1926 में एक ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, और ये परिचालन में कब आया था, मतलब इसका चलन कब स्टार्ट हो गया था? 1927 में। 1 जून 1927 में ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अधिनियम का कौन सा भाग ट्रेड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है? अधिनियम का भाग धारा 8, धारा 8 जो है वो किससे संबंधित है? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से संबंधित है। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण जो है वो किस धारा के अनुसार होता है? धारा 8 के अनुसार किया जाता है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आपको हमारी लेबर लॉ की कंप्लीट मैराथन क्लास देखनी होगी, और उसी मैराथन क्लास में आपको ट्रेड यूनियन के बारे में, अन्य सभी प्रावधानों के बारे में, और जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम दिए गए हैं उन अधिनियमों के बारे में मैंने आपको चर्चा करके बताया है, और सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हैं। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होता है? तो कौन सा अधिनियम है जो पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू ना होने वाला अधिनियम देखिए 1912 में जो सहकारी समितियां आई थी वह अधिनियम भी लागू नहीं होता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो कि 1860 में आया था, वह भी अधिनियम ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होता है। और कंपनी अधिनियम भी 1956 में जो आया था वो ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी सहकारी समितियां अधिनियम 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और सोसाइटी पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कंपनी अधिनियम कंपनी एक्ट 1956। तो ये तीनों अधिनियम जो है वो ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं। ये ट्रेड यूनियन पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या बात की गई? रजिस्टर्ड। अगर यहाँ पर पंजीकृत की बात ना की गई हो, केवल ट्रेड यूनियन की बात की गई हो, तो वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रेड यूनियन पर लागू होंगे। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो उन पर लागू नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामान्य धनराशि खर्च की जाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामान्य धनराशि किस पर खर्च की जाती है? ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए। अगर ट्रेड यूनियन या फिर ट्रेड यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं उनके प्रशासन पे अगर कोई धनराशि खर्च की जा रही है, वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 15 के अंतर्गत आती है, ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 15। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने या किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए संघ किन आधारों पर मना कर सकता है? तो संघ किन आधारों पर मना कर सकता है? दुराचार के कारण। दुराचार के कारण किसी व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए संघ आधार पर मना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए? तो कितने सदस्यों की? लगभग 66.33% सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं? कुल सदस्यों का 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग जो है वो ट्रेड यूनियन को नाम बदलने, ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए आवश्यक सहमति है। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन किसके तहत तय किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी यानी किस प्रकार से किसी भी कर्मचारी को कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, कितनी मिनिमम से मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, तो वो किस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, 1948 के तहत निर्धारित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समुचित सरकार, समुचित सरकार का मतलब क्या होता है? वह सरकार जो पर्टिकुलर उद्योग को, यानी जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो उस उद्योग के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? समुचित सरकार बोलते हैं। जैसे कि कुछ उद्योग हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है समुचित सरकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है समुचित सरकार। अब जैसे रेलवे हो गया, रेलवे से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अगर हम बात कर लें किसी पर्टिकुलर स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई उद्योग स्थापित किया गया है, अगर वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है तो वह राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए समुचित सरकार कौन हो जाएगा? राज्य सरकार। तो समुचित सरकार का मतलब यही होता है कि जिस उद्योग के ऊपर जो सबसे ऊपर जो सरकार अपना वर्चस्व स्थापित करती है वही उसके लिए उसकी समुचित सरकार होती है, जिसे हम उपयुक्त सरकार भी कह सकते हैं, जिसे हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समुचित सरकार निर्दिष्ट रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करेगी। न्यूनतम दरें जो हैं वो तय करेंगी, वो किस अनुसूची के अंतर्गत ये बात की गई है? अनुसूची 1 भाग 1 और 2 नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत बात की गई है। यानी अनुसूची 1 भाग 1 और 2 दोनों में ये बात कही गई है। साथ ही साथ में नियोजन के लिए जोड़ी गई जो धारा है वो कौन सी है? 27 है। धारा 27 के अंतर्गत ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधि नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौदेबाजी विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग विधि, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की जो विधि है वो कौन सी नहीं है? सौदेबाजी विधि नहीं है, क्योंकि सौदेबाजी के माध्यम से क्या हो सकता है? सौदेबाजी हो जाएगी, बार्गेनिंग हो जाएगी, जिससे कि जो नियोक्ता होगा वो अपनी बात मनवाएगा, कोशिश करेगा कि वो अपनी बात मनवाए। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी सरकार के हिसाब से डिसाइड की गई है और
भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी ये बात कही गई है कि एक कर्मचारी को उसके जीवन निर्वाह योग्य करने मजदूरी दी जाए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके और एक समाज में अच्छे पद पर धारित हो सके। आगे देखिए, अगर आपने अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे शिव 150, तो इसमें आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 449 वाला कोर्स मात्र आपको 299 रुपए में मिलने वाला है, तो इसको जल्दी से ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराया जा चुका है, साथ ही साथ में आपको कंप्लीट पीडीएफ भी दी जा चुकी हैं। तो अगर आप लोग क्लास नहीं पढ़ सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो उसके माध्यम से भी आप लोग क्या है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 के तहत, देखिए 1949 कहीं कहीं पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, क्योंकि जो परिचालन में जो आया था वो 1949 में ही आया था। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। वो कितने वर्षों में किया जाना चाहिए? प्रत्येक 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी अगर 8,000 डिसाइड कर दी गई है तो कंपनी 8,000 रुपए ही सभी को देती चली आ रही है। 5 वर्ष बाद उसे संशोधित किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि महंगाई अगर जितनी हुई है तो उसी हिसाब से इनके वेतन में भी वृद्धि की जाए, जिससे कि अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कृषि को कवर करने वाली अनुसूची। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन जो है वो कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो कल्याण सिद्धांत पर आधारित नहीं, कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड अधिनियम ये कल्याण के सिद्धांत पर आधारित है। लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम ये भी कल्याण के सिद्धांत पर आधारित है। डाक वर्कर्स सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम ये भी किस पर आधारित है? कल्याण के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें लेबर का कल्याण तो हो रहा है, इसमें वेलफेयर की बात तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये बात की जा रही है, जबकि उनके पर्सनल या फिर उनके हेल्थ को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जैसे कि अगर हम मीका माइंस माइंस की बात करें तो खाद्यान्नों में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं जब वो माइंस में जाकर अपना काम करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं माइंस के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया है, जिससे कि जितने भी माइंस कर्मचारी हैं या फिर जो भी वहां पर कार्य कर रहे लेबर हैं या कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके सभी चीजों पर ध्यान रखा जा सके। चाहे वो लोएस्ट के खद्दाने हो या फिर चाहे डॉक वर्कर्स हो, किसी प्रकार की खद्दाने हो, वहां पर सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बात की जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कल्याण, कल्याण के सिद्धांत पर आधारित वो अधिनियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? तो कौन सा विधान जो है वो भारत में असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों पर लागू होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हम कह सकते हैं। इसके बाद में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में उल्लेखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण या संशोधन के लिए हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। तो क्या दिया गया है? समिति विधि यानी कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड यानी अधिसूचना विधि, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी के न्यूनतम दरों में से कम भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों को तय करने के लिए आधिकारिक गजट के तहत अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कोई भी अधिकारी जिला समहितों के पद से कम नहीं है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्या आता है? समुचित सरकार प्रबंध और नियुक्त करेगी। समुचित सरकार ही क्या करेगी? प्रबंधन और नियुक्ति करेगी। अगला क्वेश्चन है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इनके तहत देखिए क्या बातें की गई हैं। यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम से लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू होता है और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होता है, अगर ये दोनों अधिनियम लागू होते हैं तो कौन सा है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। मतलब तीनों अधिनियम में से केवल दो ही अधिनियम लागू हो सकते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में आया था, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 में और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार यानी एडोलेसेंट कौन होता है? एडोलेसेंट कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष की आयु से कम हो तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कुमार कहलाएगा। मतलब हम किशोर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मतलब अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो उस अंतिम संस्कार के दौरान कंपनी के द्वारा कुछ धनराशि दी जाती है। पहले धनराशि दी जाती थी 2500 रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5000 रुपए कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ पाने के लिए किसी योगदान की आवश्यकता नहीं होती है? तो मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये दोनों विधान जो हैं इनके लिए किसी योगदान की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस अधिनियम के कर्मकारों के आंशिक अस्थायी विकलांगता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कर्मकार या अपनी इच्छा से कवच या अन्य सुरक्षा तंत्र हटाता है या सुरक्षा की अवहेलना करता है, यदि उसको सुरक्षा संबंधित उद्देश्य दिया गया है तो वह नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगर उसे ये बात बताई जा रही है कि आपको सुरक्षा कवच अनिवार्य है, सुरक्षा यंत्र नहीं हटाना है, और फिर भी अगर वह हटाता है और सुरक्षा संबंधित निर्देशों की अवहेलना करता है, उनको मना करता है, तो अगर उसके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में उसको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, उसको कंपेसेशन नहीं दिया जाएगा। घातक दुर्घटना के मामले में यदि आयुक्त अपने स्रोत के आधार पर नियोक्ता को नोटिस देता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि नियोक्ता उत्तरदायी होता है तो नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर जमा करता है। यदि नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है तो वह अपने बयान में उस आधार पर इंगित करेगा जिस पर वह देयता को खुलासा करता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे मृतक कर्मकार का आश्रित माना जाता है? तो उपयुक्त सभी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग हैं यानी उपयुक्त सभी है, इनको क्या है? एक नाबालिग भाई या एक अविवाहित बहन या एक विधवा बहन, तो ये सभी किसके अंतर्गत? उस कर्मचारी के आश्रित के अंतर्गत आएंगे। या विधवा बहू जो है वो भी उस कर्मचारी के आश्रित के अंतर्गत आएगी। मृतक पूर्व पुत्र का नाबालिग बच्चा
अगर जो मृतक पूर्व है, मृतक हुआ है, उसका जो पहला, उसके जो पुत्र है, अगर वो नाबालिग है मतलब 18 साल से कम आयु का है, तो वह भी आश्रित के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन सा लाभ प्रदान नहीं किया गया है? बच्चों के लिए भत्ता। बच्चों को कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, बच्चों के लिए भत्ता जो है वो प्रदान नहीं किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता किसी भी जोखिम के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना या में मृत्यु या अस्थायी कुल विकलांगता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मादक पेय, ड्रिंक्स या दवाओं या ड्रग्स के प्रभाव में यदि कोई कार्य कर रहा हो, एक स्वैच्छिक से आदेश की अवहेलना करने पर, जो सुरक्षा से संबंधित आदेश दिए गए हों, अगर उसकी अवहेलना की जा रही हो, तब ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? इसमें कुल विकलांगता नहीं होगी, परिणाम स्वरूप दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी कुल विकलांगता नहीं होगी। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि एक सदस्य जो स्थायी समिति चिकित्सा परिषद का सदस्य है, पदच्युत कर दिया जाएगा अगर वह अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है तो वह पद से हटा दिया जाएगा। तो वो कितनी बैठकों में अनुपस्थित होने पर? 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर वह अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की अनुसूची में है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की अनुसूची में कौन कौन है? स्थायी कुल विकलांगता और जोखिम की सूची तो ये नहीं शामिल है इसमें। स्थायी आंशिक विकलांगता के परिणाम स्वरूप जोखिम की सूची ये भी शामिल नहीं होता है। व्यावसायिक रोगों की सूची ये भी शामिल नहीं होता है। तो उपर्युक्त में से कोई भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन होते हैं? कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? छूट प्राप्त कर्मचारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान बीपी आडरकर समिति की सिफारिशों पर आधारित है? तो कौन सा विधान जो है वो बीपी आडरकर समिति समिति की सिफारिशों पर आधारित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसके बाद में देखिए, बेरोजगारी भत्ता किस विधान में देय है? बेरोजगारी भत्ता जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में देना अनिवार्य होगा। इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किस प्रकार का लाभ देता है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो जब रिटायर कोई कर्मचारी हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तब उसके बाद में उसको लाभ देता है। और लाभ किस प्रकार से देता है? तो उसका जो भी फंड इकट्ठा हुआ होता है, जो भी रुपए इकट्ठे हुए होते, तो वो सभी रुपए एक साथ दे दिए जाते हैं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यह निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत दिया गया है? तो यह दिया गया समान पारिश्रमिक विधान या अधिनियम के अंतर्गत बात कही गई है। और भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात की गई, और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। यदि चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारिश्रमिक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? मूल वेतन और प्रलब्धियां, परिलब्धियां, परिलब्धियां, यहाँ पर परिलब्धियां कर दी हैं, परिलब्धियां यानी इमोल्यूमेंट्स जो देय हो, वो क्या हो जाएंगे? पारिश्रमिक हो जाएंगे। मूल वेतन और परिलब्धियां, जो भी जितने भी कुछ एक्स्ट्रा, या फिर हम कह सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें क्या है। नियोजित श्रमिकों के संबंध में रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने का कर्तव्य होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसका कर्तव्य होता है? नियोक्ता का कर्तव्य होता है कि वह श्रमिकों के संबंध में रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अधिनियम के किस प्रावधान के उल्लंघन में में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के उद्देश्यों से सरकार ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करती है जो पद से नीचे नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रम अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को कौन नामित करेगा? तो कौन नामित करेगा आप लोग बताइएगा, समुचित सरकार नामित करेगी। समान पारिश्रमिक अधिनियम आया कब था? 1976 में आया था। अभी कुछ ही देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और अनुच्छेद 39 जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 के अंतर्गत आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर हम डीपीएसपी, या फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार जो है वो है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? रोजगार की सभी श्रेणियों में समान पारिश्रमिक का विस्तार देखने को मिलता है। रोजगार की चाहे कोई भी श्रेणी हो, हर श्रेणी में यह विस्तार देखने को मिला है। समान पारिश्रमिक की कौन सी धारा पारिश्रमिक को परिभाषित करती है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। इसमें पूछा गया कि कौन सी धारा जो है, यानी कौन सा सेक्शन जो है वह किसको परिभाषित करता है? पारिश्रमिक को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 2G। धारा 2G जो है वह किसको परिभाषित करती है? पारिश्रमिक को परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 एक उदाहरण है। तो वह किसका उदाहरण है? सुरक्षात्मक श्रम विधान का उदाहरण है, यानी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित कौन सा एक उद्देश्य बाल श्रम निषेध और विनियमन का नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं है, पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी बच्चा भविष्य में शिक्षा से वंचित नहीं है, तो ये तो उद्देश्य है। इसीलिए तो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम लाया गया है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बचा है जो शिक्षा से वंचित रह गया हो, या फिर शिक्षा जिसे ना मिली हो। तो ये इसका उद्देश्य है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, कि अगर वर्तमान अधिनियम क्या कहता है कि बाल श्रम से कोई मजदूरी नहीं कराई जाएगी, कोई विनियमन नहीं कराया जाएगा, उसे नियोजित नहीं किया जाएगा, फिर भी अगर बाल श्रम कराया जाता है, बालकों से मजदूरी कराई जाती है, तो यह क्या हो जाएगा? यह इसका उद्देश्य नहीं माना जाएगा, तो यह इसके लिए निषिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विधान श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? कौन सा श्रम विधान जो है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के किस खंड में बाल शब्द को परिभाषित किया गया है? यानी किसको परिभाषित किया गया है? बाल शब्द को, या फिर हम कह सकते हैं बालक। तो किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 2 क्लॉज सेकेंड, धारा 2 क्लॉज सेकेंड में परिभाषित किया गया है। कारखाना अपनी प्रसीमाओं सहित ऐसा 67 परिसर है, ऐसा कारखाना अपनी प्रसीमाओं, यानी हम किसे क्या बोलते हैं? प्रेसिंक्ट्स बोलते हैं, सहित ऐसा परिसर है जिसमें 10 या 10 से अधिक, ऐसा परिसर है जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मकार पिछले 12 माह के किसी दिन काम कर रहे थे, या जिसमें 20 व्यक्ति शक्ति की सहायता से
पिछले 12 महीने से काम कर रहे हैं। कारखाना की यह परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2M में कारखाना की परिभाषा दी गई है। मतलब कारखाना ऐसा परिसर होता है जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति जो हैं, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति हैं, वो कैसे काम कर रहे हो? 12 महीने में किसी दिन काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति जिसमें 20 व्यक्ति काम कर रहे हो, या फिर किसकी सहायता से? किसी न किसी शक्ति की सहायता से, किसी न किसी मदद की सहायता से, किसी न किसी मशीनरी की सहायता से कार्य कर रहे हो, तो वह स्थल जो है वो कारखाना कहलाएगा। यह धारा 2M 2 क्लॉज M में ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक और विषाक्त पदार्थ कारखाना अधिनियम किस अनुसूची में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची दूसरी में आता है, यानी सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है। लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस को रद्द करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है? पूर्ण पीठ सूत्र यानी फुल बेंच फार्मूला दिया गया है। बोनस अधिनियम द्वारा दी गई सिफारिश का परिणाम है त्रिपक्षीय आयोग। बोनस अधिनियम त्रिपक्षीय आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का परिणाम है। बोनस अधिनियम, यहाँ पर डॉट डॉट कर लीजिए, उसी स्थान पर क्या आएगा? त्रिपक्षीय आयोग। अगला क्वेश्चन है, बोनस अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया था। बोनस अधिनियम सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना होगा 1965 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 1965 में कब लागू किया गया था? सितंबर माह में। तो 1 सितंबर 1965 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में उल्लेखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण या संशोधन के लिए हैं। तो संशोधन के लिए कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, समिति विधि और अधिसूचना विधि, यानी कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी किस आधार पर बोनस प्राप्त करने से योग्य होगा? तो किस आधार पर कर्मचारी जो है वो किस आधार पर बोनस प्राप्त करने अयोग्य होगा? योग्य नहीं, यहाँ पर अयोग्य की बात की गई है। तो कौन कौन से? यदि उसने धोखा दिया हो कंपनी को, तो अब उसको बोनस नहीं दिया जाएगा। दंगाई या हिंसक व्यवहार उसके अंदर उद्योग के अंदर उसने किया हो, तब भी उसको बोनस नहीं दिया जाएगा। चोरी या हेरा फेरी या तोड़ फोड़ की हो उसने उद्योग के अंदर, तब भी उसको क्या है? बोनस नहीं दिया जाएगा। तो उपयुक्त सभी कारणों की वजह से कोई भी कर्मचारी है बोनस प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम संदाय यानी ग्रेचुटी राशि कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिकतम जो संदाय है यानी ग्रेचुटी राशि जो है वो 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। उपदान संदाय लाभ प्राप्ति के लिए समय शर्तें हैं कितनी? 5 साल। संदाय राशि कितने से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है? तो पहले 3.5 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? 3.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, संदाय की गणना का सूत्र क्या है? तो संदाय की गणना का सूत्र है संदाय इक्वल मासिक वेतन अपॉन 26 और मल्टीप्लाई 15 इंटू मल्टीप्लाई सेवा की वर्षों की संख्या। तो इस हिसाब से ग्रेचुटी दी जानी चाहिए, एक कर्मचारी को ग्रेचुटी जो है वो दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा संदाय राशि से संबंधित है? कौन सी धारा जो है वो संदाय राशि से संबंधित है? धारा 7 जो है वो किससे संबंधित है? संदाय राशि से संबंधित है। और एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी भी हमारा कोर्स नहीं परचेज किया है तो इस कोर्स को जल्दी से परचेज करिए। सिर्फ 150 कूपन कोड का यूज करिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लीजिए। आपको मात्र 299 रुपए में यूपीएससी ईपीएफओ की कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच मिल जाएगा, जिसमें आप पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, स्पेशल सब्जेक्ट के वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको स्पेशल सब्जेक्ट मात्र 35 घंटे में कराए गए हैं। तो आप डेली 8 से 10 वीडियो देखकर 3 से 4 दिन में स्पेशल सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, जो कि आपको स्पेशल सब्जेक्ट मात्र 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देकर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक एजेंसी है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर पड़ता है? जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? 19 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 19 अप्रैल 1919 को होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ औपचारिक संबंधों में लाया गया था। औपचारिक संबंधों में संयुक्त राष्ट्र के साथ कब लाया गया था? 1946 में लाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो मानक किसको तय करता है? तो यह विकलांग श्रमिक के मानक को तय करता है, मानवाधिकार के मानक को तय करता है, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन को तय करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से किन कारणों से भिन्न होता है? तो नियोक्ता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं, तो ये इन कारणों से भिन्न होता है। नियोक्ता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाता है? कौन सा कार्य जो है वो यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा? तो बुरा शारीरिक संपर्क ये तो यौन उत्पीड़न है। यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध ये भी यौन उत्पीड़न है। यौन संबंधित अगर कोई कमेंट कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, तब भी वो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। कार्यालय के केबिन में बैठना ये यौन उत्पीड़न नहीं है। तो यह क्या है? यौन उत्पीड़न उत्पीड़न नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका है। श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका क्या है? श्रम नीति कानून, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की शिक्षा। तो उपयुक्त सभी ये श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित कब होता है? कार्यस्थल पर महिला, एक मिनट, चलिए देखते हैं। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ था। तो यह कब पारित हुआ था? यौन उत्पीड़न अधिनियम ये पारित हुआ था वर्ष 2013 में, यानी 2013 में ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम ब्यूरो जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। श्रम ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। लेबर ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी श्रम ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है लेबर इंटेलिजेंस, श्रम अनुसंधान, न्यूनतम मजदूरी 1948 के अंतर्गत मजदूरी का अध्ययन और मूल्यांकन। उपयुक्त सभी। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था वर्ष 1974 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1966 में भारत प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का संगठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पीवी गजेंद्र गाड़रकर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अकादमी और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग कब गठित किया गया था? दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग किसकी अध्यक्षता में? रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में। तो पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग कब, देखिए पहला, अगर हम पहले की बात करें, पहला पहला कब गठित किया गया था? पहला गठित किया गया था 1966 में।
1966 में पहला गठित किया गया था। 1974 में, कब? 1974 में दूसरा गठित किया गया था। और पहला गठित किया गया था पीवी गजेंद्र गाड़रकर की अध्यक्षता में, और दूसरा गठित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? दूसरा गठित किया गया था रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में। और दूसरा, सॉरी, 1900 क्या हो जाएगा इसमें? पहला कब किया गया था? पहला किया गया था 1966 में, और इसके बाद में 1974 में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान बनाया गया था। 1974 में क्या किया गया था? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान बनाया गया था। बीबी गिरी, इसी के पहले श्रम आयोग की अध्यक्षता के बाद में बीबी गिरी राष्ट्रीय बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1974 में बनाया गया था। 1974 में बनाया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग कब गठित किया गया था? 1999 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1999 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचकांक समीक्षा समिति इंडेक्स रिव्यू कमेटी गठित होती है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां हूं कितने कर्मचारी जहां पर होने चाहिए? 300 कर्मचारी होने चाहिए। औद्योगिक संबंध संहिता जो है 2020 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां पर कितने कर्मचारी हो? जहां पर 300 से ज्यादा कर्मचारी हो, वहां पर औद्योगिक संबंध संहिता जो है वो गठित होती है। इसके बाद में देखिए, इसमें जो औद्योगिक संबंध संहिता है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इसमें देखिए कौन कौन से, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट जो है वो समाहित किए गए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, एक किया गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये समाहित किया गया था। श्रम संघ अधिनियम 1926, श्रम संघ अधिनियम 1926 ये समाहित किया गया था। इसके बाद में औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। तो 1926, 1946 और 1947 में जो तीन एक्ट आए थे, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी अधिनियम 1946, ये तीनों क्या किए गए थे? ये तीनों औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक यानी 2020 में जो संबंध संहिता आई थी उसमें समाहित किए गए थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध संहिता की। औद्योगिक संबंध संहिता में कितने कर्मचारी बताए गए थे? 300 कर्मचारी बताए गए थे। किसके अनुसार? उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां पर कितने कर्मचारी हो? 300 कर्मचारी हो। 300 कर्मचारी जहां पर होंगे वहां पर क्या होगा? औद्योगिक संबंध संहिता लागू होगा। और स्थायी आदेश, और जो स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान है, कौन से प्रावधान? स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान, स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान, स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान कितने कर्मचारी होने चाहिए? 100 कर्मचारी के लिए लागू किया गया था। जहां पर 100 कर्मचारी हो वहां पर स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान लागू किए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन करने वाला भी है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए। क्योंकि जो स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान है उसके लिए 100 कर्मचारी, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जो है वो कहां पर लागू होगा? जहां पर 300 कर्मचारी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रतिष्ठान में कल्याण अधिकारी यानी वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होती है जहां कर्मचारी होते हैं कितने? 500 कर्मचारी होते हैं। वहां पर कल्याण अधिकारी या फिर हम कह सकते हैं वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होती है।
अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम की किस धारा में श्रमिकों के अधिकार की बात कही गई है? तो किस धारा में श्रमिकों के अधिकार की बात कही गई है? धारा 111 ए में श्रमिकों के अधिकार की बात की गई है। कारखाना अधिनियम, आप लोग कमेंट में बताइएगा कारखाना अधिनियम कब आया था। गिग श्रमिकों को संदर्भित करता है। तो गिग श्रमिकों को कौन संदर्भित करता है? बाहरी श्रमिक। जो बाहरी श्रमिक है वो क्या कहलाते हैं? गिग श्रमिक कहलाते हैं, गिग श्रमिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कारखाने को बंद करने के लिए कितने दिन पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचित करना पड़ता है? तो 60 दिन पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना पड़ता है यदि किसी कारखाने को बंद किया जाता है। कैंटीन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कैंटीन समिति का कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत वेतन की अधिकतम राशि देय है। वेतन की कितनी अधिकतम राशि देय होगी? 15,000 रुपए वेतन की अधिकतम राशि देय होगी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 ऐसे प्रतिष्ठान में लागू होता है जहां कर्मचारी हैं, जहां पर कितने कर्मचारी होंगे? 20 से ज्यादा कर्मचारी होंगे, वहां पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कर्मचारी भविष्य निधि अपील ट्रिब्यूनल का गठन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 7 क्लॉज डी के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अपील ट्रिब्यूनल का गठन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। और अगर अभी भी आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जाकर कोर्स परचेज करिए। मात्र 299 रुपए में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं जिससे आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। एक सिंगल पीडीएफ में आपको 10 के 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप प्रिंट आउट निकाल कर आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हमारे टॉप 300 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे लेबर लॉ के। उसके बाद में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के तो आपको एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, अकाउंटिंग के एमसीक्यूज मिल चुके होंगे, बचे हुए हैं जो सोशल सिक्योरिटी और ऑडिटिंग, उनके एमसीक्यूज भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कमेंट को चेक करें और वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।